नमस्ते दोस्तों। सबसे पहले धन्यवाद आपका जो आपने मुझे सपोर्ट किया और मेरे जो कंटेंट ला रहा हूँ मैं, जो करियर रिलेटेड टॉक्स कर रहा हूँ, उनसे आपने और लोगों को भी पहुँचाया और मुझे भी मोटिवेशन दिया ताकि मैं और लोगों से बात कर सकूँ। लास्ट टॉक अपन ने की थी बैंकिंग और लॉ से रिलेटेड एक्सपर्ट से। इसी दौर को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके साथ में लाया हूँ एक प्रोफेशनल टीचर जिन्होंने अपना करियर काफ़ी सालों से टीचिंग लाइन में दिया हुआ है। तो आज हम जानेंगे टीचिंग लाइन क्या होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे टीचर्स हमारे आसपास हैं और हम भी कहीं ना कहीं से एक शिक्षा के माध्यम से ही आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं जो हम एक लेवल पे पहुंच पाए हैं। तो आइए जानते हैं शिक्षक की महिमा और शिक्षक बनता कैसे है, क्या क्या परिश्रम करने पड़ते हैं एक शिक्षक को बनने के लिए और कैरियर शिक्षक में कैसा है। तो मैं सबसे पहले तो थैंक यू सर फॉर गिविंग मी टाइम। मैं कोशिश करूंगा कि आपसे ज़्यादा ज़्यादा जानकारी ले पाऊँ। नाम पूछ। तो कृपया करके आप अपना डिटेल शेयर करें सर, आपका नाम और आपका प्रोफेशन और कितने साल से आप टीचिंग लाइन में हैं सर। सबसे पहले तो संजय श्रीवास्तव, आपका सुलभ भाई, आपका यहाँ भोपाल जैसे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। और खुशी की बात है कि आप ऐसी रणभूमि और ऐसे प्रदेश से बिलोंग करते हैं, उसकी राजधानी जयपुर से। तो एक बार पुनः मैं सारे भोपाल की तरफ से आपका स्वागत Thank you, करता हूँ। मैं संजय श्रीवास्तव, वर्तमान में कोपल हायर सेकेंडरी स्कूल में वाइस प्रिंसिपल हूँ। और मेरी जो शिक्षक की यात्रा प्रारंभ हुई थी वो 1987 से शुरू हुई थी। मैं अपने बारे में बात करूं उसके पहले मैं आपको शिक्षक के बारे में बताऊं। शिक्षक समाज का वो छाछ होता है जो बालक रूपी दूध में अपने आप को डाल के उस छाछ को दही के रूप में बदलता है और दही को बिलोकर प्रशासनिक सेवा अधिकारी के रूप में जो मक्खन प्राप्त होता है वो समाज को देता है। इसके बाद में घी निकलता है। घी में आप मान के चलें राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं या अन्य पद जो होते हैं या अन्य समाज के प्रबुद्ध नागरिक वो देता है। और मठे गाढ़े मठे के रूप में अन्य जो समाज के प्रबुद्ध हैं और समाज के सुधारक हैं उस रूप में परिवर्तित करता है। और लास्ट में वही छाछ अपने काम में निरंतर करने लगता है। लेकिन वर्तमान परिवेश में दुर्भाग्य इस बात का है कि समाज रूपी बाजार में शिक्षक का मूल्य बहुत कम है। एक समय होता था जब शिक्षक ग्रामीण क्षेत्र में जब कोई शिक्षक होता था तो पूरे ग्रामजन उस शिक्षक का एक अलग ही सम्मान करते थे और शिक्षक भी अपनी डिग्निटी को मेंटेन करके चलता था। शिक्षक के रूप में यदि मैं अपनी बात करूं तो 1987 में मैंने कुछ प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाना प्रारंभ किया। थोड़ी सी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी तो मैं कब अपने सरकारी सर्विस के लिए मैं ओवर एज हो गया मुझे पता ही नहीं चला। और मेरे जो गुरुजनों ने मेरे शिक्षकों ने जो मुझे सिखाया था उससे प्रेरणा लेकर मैं एक आदर्श शिक्षक के रूप में कार्य करता रहा। और उसका परिणाम ये हुआ कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे आज कई प्रशासनिक अधिकारी हैं, आईएएस में सिलेक्ट हुए हैं। एक नाम है मुकेश कौशल जो आजकल छत्तीसगढ़ राज्य में अपनी सेवा दे रहा है। और एक बालक 2007 का बच्चा है पांडे, वो बिहार में जज है। 2-4 बच्चे और हैं जो कि प्रशासनिक सेवाओं में हैं और आईआईटी में और जेईई के माध्यम से कई बच्चे सिलेक्ट हुए, कई बच्चे एमबीबीएस हैं। तो मैंने अपना 100% अपने बच्चों को दिया है और उसी का कारण है कि आज मुझे मान सम्मान सब मिलता है और ईश्वर की कृपा है मैं बहुत अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। ग्रेट सर, काफी अच्छा लगा जान करके सर। तो मैं एक जानना चाहूंगा सर, एक क्योंकि आप प्राइवेट सेक्टर से भी जुड़े हैं और आपने बोला कि किसी कारणवश आप गवर्नमेंट में एंट्री नहीं ले पाए क्योंकि व्यवस्थाएं और जो पारिवारिक जो चीजें थी उनके कारण आपको समय नहीं मिल पाया या समय निकल गया, लेकिन आपने चूंकि वो फेज तो देखा ही है। तो क्या आप थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कि जो बच्चे गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं टीचर के लिए या जो प्राइवेट में भी आना चाहते हैं, क्योंकि टीचिंग में भी जैसा मेरी नॉलेज है उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, देन कॉलेज, और कॉलेज में भी प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और बहुत तरह डीन तक लेवल जाता है और इसमें आपके स्कूल में प्रिंसिपल तक जाता है, मैंने शॉर्ट में बोला। तो क्या एक बार आप सर इस पर प्रकाश डालेंगे कि क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, क्या क्वालिफिकेशन रहती है और किन किन पैरामीटर्स पे ये सारे सिलेक्शंस होते हैं। एक समय सुलभ भाई ऐसा था जब टीचर का जो सिलेक्शन होता था वो अपने हाई सेकेंडरी और ग्रेजुएशन के मार्क्स और पीजी के मार्क्स और आपके अदर यदि आपके पास बीएड है डीएड है तो उसकी मार्किंग के अनुसार होता था। लेकिन आज कंपटीशन एग्ज़ाम है
यहाँ वो जैसे मध्य प्रदेश में प्रोफेशनल बोर्ड है, वो टीचिंग शिक्षक योग्यता एक परीक्षा करता है। उसके लिए प्राइमरी सेक्शन के टीचर्स के लिए डीएड होना कंपलसरी है, और अभी सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश आया था, उसके अनुसार बीएड वाला प्राइमरी टीचर नहीं बन सकता। अच्छा। जो लोग 2023 में भर्ती भी हो गए थे तो उनको बाहर किया गया है। ओके। तो प्राइमरी स्कूल में केवल आपकी ग्रेजुएशन हो, और ग्रेजुएशन के साथ साथ में आपके पास में डीएड का सर्टिफिकेट हो। फिर इसके बाद में मिडिल स्कूल से जो होता है सब्जेक्ट वाइज हो जाता है, साइंस टीचर, फिर इसके बाद में आर्ट्स टीचर या लिटरेचर के जो सब्जेक्ट होते हैं उसके अनुसार उनके लिए बीएड आवश्यक है। फिर जब बात करते हैं हम 11, 12 हायर सेकेंडरी क्लासेज की, तो उसमें लेक्चरर यहाँ पर मध्य प्रदेश में या स्टेट बोर्ड में लेक्चरर होता है, वही सीबीएसई में पीजीटी कहलाता है। तो उसके लिए सब्जेक्ट में पीजी होना आवश्यक है, इसके साथ में बीएड, और साथ साथ फिर जो एग्ज़ाम होते हैं प्रोफेशनल बोर्ड जो रहता है शिक्षण योग्यता परीक्षा, उसमें आपके अच्छे अंक होना आवश्यक है। इसके साथ साथ और भी कई रास्ते हैं, जैसे अब वर्तमान में जो कॉलेज में यदि किसी को असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर बनना है, तो उसके लिए हमारे राज्य सेवा आयोग द्वारा एक परीक्षा होती है। उसका नियम ये है कि आप सब्जेक्ट वाइज आप चलेंगे, उसका एक पहले प्रीलिम होगा, इसके बाद में मेंस होगा, और मेंस के बाद में इंटरव्यू होगा, साक्षात्कार। और इन तीनों परीक्षाओं के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनती है, और मेरिट लिस्ट में जो उच्च स्थान प्राप्त करते हैं, मेरिट के आधार पर उनको फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नियुक्त किया जाता है। ओके। इसी तरह से प्राइवेट स्कूल में क्या होता है, पहले तो एक समय था जब प्राइवेट स्कूल का जो संचालक था अपने हिसाब से रिक्रूट करता था, लेकिन अब सरकार ने कुछ बंधन कर दिए हैं। बीएड होना आवश्यक है। इसी तरह से प्राइमरी और खासतौर से नर्सरी स्कूल में यदि नर्सरी क्लासेज के यदि कोई टीचर है, तो उसका भी एक नर्सरी कोर्स होता है, उसमें यदि आप पारंगत है, उसका सर्टिफिकेट उसके पास है, तो प्राइवेट स्कूल वाले उनको तवज्जो देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं, और उनका चयन किया जाता है। और प्राइवेट में एक ये भी देखा जाता है कि आपके पास में एक्सपीरियंस कितना है, क्योंकि प्राइवेट और गवर्नमेंट में इतना अंतर है। गवर्नमेंट का जो संचालन पद्धति है वो थोड़ा सा संचालक ज़्यादा रहते हैं, और प्राइवेट स्कूल में सिंगल मैन शो रहता है, सिंगल या सोसाइटी होती है, तो सोसाइटी 7 या 8-10 लोगों की रहती है, वो तुरंत देन एंड देयर फैसले लेकर और अच्छे से अच्छा टीचर रिक्रूट करते हैं। इसके अलावा भी आजकल हम ये देख रहे हैं आईआईटीएन कोचिंग लाइन में जा रहे हैं, जो आईआईटीएन के लिए सर्विसेज बहुत हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, फॉरेन में जा सकते हैं जी। लेकिन एक तो बच्चों में एक शौक रहता है कि नहीं हम टीचर ही बनेंगे, और हम जैसे जैसे आईआईटीएन है तो और भी आईआईटी बनाएंगे, एक कारण वो भी है जी। और एक रोजगार के हिसाब से या प्रोफेशन के हिसाब से भी आईआईटीएन आजकल कोचिंग लेते हैं और बच्चों को फायदा पहुंचाते हैं जी। तो सर इसमें जैसे आपने बताया, तो अभी एक इसमें फेज होता है सर कि जो प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल, चलिए नॉर्मल टीचर तो एक्सपीरियंस के हिसाब से या सब्जेक्ट वाइज हो गया, लेकिन प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल या डीन बनने के लिए एक पर्टिकुलर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जरूरी होता है, तो वो कितना जरूरी है और उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है? क्या पीएचडी होल्डर ही बन सकता है, या अगर टीचिंग का एक्सपीरियंस है तो उससे भी वो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आता है? स्कूल एजुकेशन में पीएचडी होना जरूरी नहीं है। प्रिंसिपल के लिए अभी मध्य प्रदेश सरकार ने 2 बार, मेरे ख्याल से 92 या 93 में पीएससी के माध्यम से डायरेक्ट सिलेक्शन किए थे पीएससी उसमें प्राचार्य पद के लिए, और उस समय मैं भी उसमें हुआ था, लेकिन 3 नंबर से मेरा सिलेक्शन हो गया था, तो मैं नहीं हो पाया, खैर मेरी पर्सनल है वो जी। उस समय जो प्राचार्य रखे उनकी योग्यता यही थी, सब्जेक्ट में पीजी हो और बीएड हो, अच्छा, और पीएससी के मार्क्स। पीएससी का भी स्तर वही था, पहले एक उसमें प्रीलिम और मेंस नहीं था, एक ही पेपर हुआ और साक्षात्कार हुआ, ठीक है। उसके कुछ अधिकारी अभी भी यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार में कार्यरत हैं, कुछ लोग उसमें से रिटायर हो चुके हैं। इसके बाद में जो सीनियर लेक्चरर होते हैं उनके ही प्रमोशन होते हैं, और प्रमोशन के आधार पर प्राचार्य पद पर पहुँचते हैं। इसके साथ प्राइवेट की यदि हम बात करें, प्राइवेट का क्या होता है कि या तो रिटायर्ड प्रिंसिपल को वो अपने स्टेट गवर्नमेंट के प्रिंसिपल की मैं बात कर रहा हूँ जी, तो या तो जो रिटायर्ड प्रिंसिपल गवर्नमेंट से होते हैं उनको रख लेते हैं, या फिर अपना ही विज्ञापन देकर कुछ लोगों को उनमें से सिलेक्ट करके प्राचार्य बनाते हैं, लेकिन योग्यता वही है, पीजी हो, बीएड हो, अच्छा, और साथ साथ एक्सपीरियंस हो। प्राइवेट में, हाँ जी, प्राइवेट में एक्सपीरियंस बहुत महत्व रखता है जी, कि आप किस किस संस्था से जुड़े हैं, आपकी कार्य योग्यता क्या है, उसके आधार पर प्राचार्य पद को रखा जाता है।
और यहाँ पर मैं विशेष बात बताऊं, जी। सरकार की तरफ से उप प्राचार्य पद का कोई पद नहीं, हाँ, बिल्कुल। लेकिन उप प्राचार्य पद और लेक्चरर का समान वेतनमान होता है, अच्छा, लेकिन अधिकार उसके ज़्यादा होते हैं। अच्छा। और प्राइवेट में ये रहता है कि उप प्राचार्य पद को थोड़ा सा अपने हिसाब से रखते हैं, तो उनका वेतनमान अपने अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। तो ये प्राचार्य उप ओके। प्राचार्य तो सर जैसे अभी आपने बताया था मुझे कि प्राचार्य का एग्जाम होता है डायरेक्ट गवर्नमेंट में, अभी भी होते हैं। होता था, जी, अच्छा अब नहीं होता वर्तमान में है। नहीं ओके। होता है। तो उस टाइम वो फिर उसमें एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता, उसमें उनका जो नहीं। डिग्री है वो मान्य रखती वो है। एक्सपीरियंस कहाँ काम आता है आपका इंटरव्यू में, पर्सनल इंटरव्यू जब होगा जी। तो जो कमेटी होती है वो देखती है यदि आपका अनुभव अच्छा है तो आप तो अच्छे कॉलेज में या स्कूल में अच्छे वो स्कूल, अच्छे सीनियर स्कूल में आपको डेप्यूट कर देंगे, हाँ। जो भी गवर्नमेंट का बेस्ट स्कूल होगा। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने एक नई और योजना बनाई है, हर एक जिले में सीएम राइज स्कूल बनाए। अच्छा, तो सीएम राइज स्कूल को वो बिल्कुल प्राइवेट स्कूल्स की तरह संचालित ठीक करते है। हैं। उनका जो स्टाफ रखा है वो भी एक अलग से परीक्षा आयोजित कर उनको रिक्रूट किया गया है। ओके। तो जिसमें कि बहुत ही योग्य टीचर और योग्य प्रिंसिपल को रखा गया है। प्राइवेट की तरह उनका स्कूल की बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। प्राइवेट बसें गवर्नमेंट ने खरीदी है जो बच्चों को आने जाने में ले जाने में उनके फ्री ऑफ कास्ट वो सब सेवा है। बहुत कम न्यूनतम फीस में वो बच्चे एक अच्छे स्कूल की सेवा ले रहे हैं। ओके। तो मतलब और जैसे सर प्राइवेट में कितना मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए उसको, प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल टीचिंग लाइन में? ये देखिए, ऐसा प्राइवेट स्कूल में तो कुछ ऐसा पक्का नहीं रहता है। ये डिपेंड करता है जो उनकी संचालन समिति है। अच्छा। वो किस तरह से फैसला लेती है। ओके। क्योंकि सर मेरा ये क्वेश्चन इसलिए आया कि जैसे मैं कॉलेज लाइफ में था तो मेरे टीचर से डिस्कशन चल रहा था, तो उन्होंने बताया कि हमारा मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस टीचिंग में कंपलसरी है, तब जाके वो हमें प्रिंसिपल में मतलब हम एप्लीकेशन दे सकते हैं प्राइवेट कॉलेज में कि हाँ मैं प्रिंसिपल बनना चाहता हूँ। जरूरी नहीं है कि मैं पहले ये प्रिंसिपल जो हूँ। मैंने आपको बताया ये मेरा अनुभव है, लेकिन सर। सीबीएसई के नॉर्म्स ऐसे हैं कि ओके। 10 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस हो। और फिर वो कमेटी, उनकी भी एक कमेटी रहती है। जी। कमेटी में यदि उचित समझती है कि 15 साल से हो सकता है जिसको अनुभव 15 साल का हो और उसका जो साथ में इंटरव्यू दे रहा है उसका 10 साल हो 12 साल, लेकिन कमेटी को लगता है कि 12 साल वाला बेटर देन टू 15 ईयर्स, तो उसका सिलेक्शन हो सकता है। ओके। और सर क्या क्या पैरामीटर्स सब्जेक्ट वाइज कैसे चूज करें बच्चे कि भाई कौन सा सब्जेक्ट उनको लेना चाहिए कि टीचिंग लाइन में, क्योंकि जैसे क्वालिफिकेशन तो सबकी रहेगी, मैथमेटिक्स का भी टीचर आज हम जैसे आपने भी आईआईटी वगैरह का एग्जांपल दिया तो उसमें ज़्यादातर या तो मैथमेटिक्स का होगा, फिजिक्स का होगा, या फिर वो केमिस्ट्री वगैरह पढ़ाते हैं, और बायो में होगा तो बायोलॉजी का होगा जो पीएमटी वगैरह की थे। लेकिन और भी बहुत सारे सब्जेक्ट है जैसे सोशल साइंस है, हिस्ट्री है, आपका पॉलिटिकल साइंस है, ये तो सभी कॉलेज में भी है, क्योंकि अपन इसमें स्कूल से कॉलेज तक की बात कर रहे हैं और आपका अनुभव है इन सभी फील्ड का। आज आप करंट में आप स्कूल में प्राचार्य, बट आपने कॉलेज लेवल पे भी पढ़ा रखा है, तो मैं उस हिसाब से जानना चाहूंगा आपसे कि किन किन चीजों का ध्यान रख सकते हैं और कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जो एवरग्रीन है। जैसे कि हम इंजीनियरिंग की बात करें तो जैसे मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल, ये कुछ ऐसी ब्रांचें हैं जो गवर्नमेंट रिलेटेड भी एवरग्रीन रहती हैं और प्राइवेट में भी हैं। और कंप्यूटर तो आजकल क्या है हर कोई सीखने लग गया, बट इसी तरह टीचिंग में भी हो सकता है कुछ लाइन ऐसी हो जो एवरग्रीन रहेंगी, और हो सकता है कुछ लाइन ऐसी हो जिनमें की बहुत कम है और आज की डेट में डिमांड ज्यादा है, क्योंकि डिमांड सप्लाई का भी यहाँ पे बहुत बड़ा खेल चलता है सर। तो उन सब्जेक्ट पे अगर आप थोड़ा सा मार्गदर्शन देना चाहें। वर्तमान परिवेश में जो शिक्षा है वो धनार्जन के उपयोगी की शिक्षा है। बिल्कुल। तो बच्चे को और उनके गार्जियन को लगभग 9th क्लास से बच्चे का IQ लेवल देख के डिसाइड कर लेना चाहिए कि बच्चा किस फील्ड में इंटरेस्ट रखता है। और बच्चे को अपने भी आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट बच्चे हैं, वो दुनिया देख रहे हैं नेट के माध्यम से, गूगल के माध्यम से, तो उन्हें मालूम है कि हमें क्या करना है। तो 9th में यदि बच्चा अपने आप को फोकस कर ले, एक एम निर्धारित कर ले, और 9th 10th में परीक्षा लेने के बाद में जब 11th में अपने सब्जेक्ट का या ब्रांच का चयन करता है, फैकल्टी का चयन करता है, तो उस आधार पर, और आजकल तो इतनी सुविधाएं हैं कि जगह जगह पर काउंसलर हैं, उन काउंसलर से मिले और उसका IQ लेवल निकलवाएं। यदि बच्चा कॉमर्स में ही अपना इंटरेस्ट है तो वो कॉमर्स ले, यदि इंटरेस्ट उसका ये है कि मेरे को इंजीनियर बनना है तो वो साइंस की तरफ जाए, MBBS करना है तो बायो की तरफ जाए। मतलब इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ द स्टूडेंट। इसके बाद में गार्जियन की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो घर में देखता है, टीचर या स्कूल से ज़्यादा बच्चा अपने गार्जियंस के टच में रहता है, तो गार्जियन को भी समझना चाहिए कि इसकी रुचि किस तरफ जा रही है, और बच्चे की जिस तरफ रुचि जा रही है उसी सब्जेक्ट को उसको आगे बढ़ाना चाहिए।
इसके बाद में कई बार होता है कि 9th से चलो नहीं है। अब आजकल क्या है कि सबसे पहले बच्चा ये सोचने लगता है, गार्जियन भी सोचते हैं मेरा बच्चा कलेक्टर हो, यूपीएससी एग्ज़ाम में। यदि वो वाकई में सीरियसली सोचते हैं कि हमारे बच्चे को यूपीएससी एग्ज़ाम के माध्यम से प्रशासनिक सेवाओं में हमें उनको आगे बढ़ाना है, तो 9th क्लास से इसकी तैयारी करना चाहिए। 9th में भी खास तौर से 6th, 7th, 8th की साइंस, मैथ्स और सोशल स्टडी, वो भी सीबीएसई की, जी उसकी तैयारी करें। 9th 10th को बहुत अच्छे से पढ़ें, मतलब एक एक चीज़ पढ़ें और अपने नोट बनाएं, जी शॉर्टकट ना अपनाएं, अपना नोट बनाएं, अलग अलग पेनों का यूज़ करें, जो हेडिंग है उनको अलग पेन से, और जो छोटे छोटे पॉइंट बना के समराइज कर करके उनको याद करें। याद करने के लिए भी कई तरीके होते हैं, मतलब पहला पहला अक्षर ले लें, उससे एक दोहा बना लें, राइम्स बना लें, जी उससे याद रखें। 10th क्लास आते आते तक बहुत कुछ ये क्लियर हो जाता है कि बच्चा यूपीएससी लायक है या नहीं। इसके बाद में कुछ देखिए, इसमें कुछ अपवाद होते हैं। एक फिल्म आई थी जो शायद महाराष्ट्र के किसी आईपीएस अधिकारी शर्मा जी थे, संजय शर्मा या मुकेश शर्मा कुछ नाम था, बताते हैं कि 12th में उनकी सप्लीमेंट्री आई या फेल हुए, 12th फेल आई थी 12th जो, फेल पिक्चर जी आई थी। जी तो ये अपवाद है कि 12th तक वो पढ़ने में शायद एवरेज रहे, अच्छे नहीं रहे। इसके बाद में वो ग्वालियर में उन्होंने IPS लाइब्रेरी में जी। उन्होंने काम किया और फिर दिल्ली में जाकर जी एक जो भी स्टोरी है, जी 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 लेकिन वो आगे जाके फिर वो हाँ। देखिए आज महाराष्ट्र सरकार में पुलिस में अच्छी सेवा दे रही है। जी तो ये कुछ अपवाद रहते हैं, लेकिन अब वो समय नहीं रहा कि हम केवल भाग्य भरोसे बैठे जी हैं। गार्जियन भी बहुत समझदार है और आसपास का वातावरण भी बहुत, जो लोग हैं वो बहुत। इसमें यदि आपको सक्सेस होना है, किसी भी परीक्षा में यदि सक्सेस होना है, तो आप ऐसे लोगों के बीच में रहें जो उनकी सकारात्मक सोच है, जी निगेटिविटी वालों से बिल्कुल दूर रहें। बिल्कुल नहीं तो हम आप आपने बताया ना, मेरा बच्चा तो यार दिल्ली जाकर यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, अपन ने कहा अरे साहब सुलभ भाई क्या होता है, तुम जबरन पैसा खराब कर रहे, एक दुकान जी। खुलवा दो और ये जी करवा दो। जी तो इन सब बातों से दूर जी रहें। हाँ। यदि आपने एक एम बना लिया, आपका उद्देश्य है कि मेरे को आईपीएस बनना है, जी आईएएस बनना है, यदि आप दृढ़ विश्वास है और उस दिशा में सही आप प्रयास कर रहे हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती कि आप अपने उद्देश्य में सफल ना हो। जी सर उद्देश्य प्राप्ति के लिए आपका दृढ़ संकल्प होना बहुत बिल्कुल। जरूरी है। और आज की डेट में जैसा कि आपने बताया बहुत निगेटिव एनवायरनमेंट बहुत फैल गया है, लोग कंपैरिजन बहुत कर रहे हैं, तो इसके लिए भी एक टीचर का होना या एक माइंड सेट होना जरूरी है कि भाई आप कंपैरिजन मत करो, आप अपने उस पर फोकस रखो और दृढ़ता से उस चीज को लग जाओ तो डेफिनेटली सक्सेस आपको मिलेगी। और अगर आप ऐसे हायर स्टडी की तैयारी करोगे तो अगर अनफॉर्चुनेटली नहीं भी हुआ तो एटलीस्ट उस लेवल पे होगा आपका जिसपे कि आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और आजकल तो इंटरनली प्रमोशंस होते हैं, इंटरनल एग्जाम्स भी होते हैं, तो एक बार आप एंट्री ले सकते हो, उसके बाद अंदर के अंदर तैयारी करते रहो। तो सर इसी बात पे मैं आपसे जानना चाहूंगा सर कि आपका कौन सा सब्जेक्ट एक्सपर्ट था सर, और आपका अब तक का अनुभव कैसा रहा आपके शिक्षक काल का सर? मेरा मेन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है नाइस और मैथमेटिक्स इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेस। मतलब सबसे एनिशियंट जो साइंस है वो जी, मैथमेटिक्स है और जी। लेटेस्ट सोशियोलॉजी। जी तो मैं दोनों में ही बीजी हूँ। ग्रेट मैथमेटिक्स में मैंने एमएससी किया है और Great. सोशियोलॉजी में मैंने एमए किया है। मतलब फर्स्ट एंड लास्ट दोनों का मेरे को है अनुभव। और मैथमेटिक्स यदि आपको पढ़ना है तो आपके लिए मैथमेटिक्स के जो बेसिक कंसेप्ट है वो शुड बी क्लियर। जी वो यदि आपके क्लियर है तो आप बहुत अच्छी मैथ समझ सकते हैं। ग्रेट अब कई बच्चों को मैथ से डर लगता है, जी उन हाँ, बच्चों को मैथ से बिल्कुल। डर लगता है जिनका मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन ये यदि नहीं आता है, जी। सब्ट्रैक्शन, तो फिर मैथ्स खासतौर से एल्जेब्रिक जो मैथ्स होती जी, है जी। उसमें बच्चा उलझता है। तो 6th-7th क्लास से अलजेब्रा शुरू हो जाती है। उसमें यदि टीचर और गार्जियन और बच्चा उसमें बहुत अच्छे से उसको बेसिक कंसेप्ट क्लियर करा दे तो आगे तक बहुत आता है। ग्रेट यही सब चीज़ें आपको 11th-12th में काम आएंगी। 11th-12th में आप डिफरेंशियल पढ़ेंगे, इंटीग्रल पढ़ेंगे, इनवर्स पढ़ेंगे, फंक्शन रिलेशन पढ़ेंगे, लेकिन उन सब में वही सब चीज़ें काम आएंगी जो आपने 6th-7th-8th में की। जी तो यदि आप फार्मूले नए नए चेंज होते रहते हैं, उन फार्मूलों को अप्लाई करोगे और जैसे ही अप्लाई करोगे तो आपको वही एडिशन मल्टीप्लिकेशन मिलना है, मल्टीप्लिकेशन बिटवीन द वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, ये सब यदि आपको आता है तो मैथ्स बहुत ईजी। जी और मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो यही, अधिकतर चीज़ों को, अधिकतर क्वेश्चंस के सॉल्व को मैं आसपास के परिवेश से जोड़ कर बता देता हूँ, तो बच्चों को अच्छा समझ में आ जाता है और बच्चे जी हाँ, लॉन्ग क्योंकि ये भी एक कला होती है सर, टीचिंग एक अपने आप में आर्ट है। माँ तो सरस्वती का सर आशीर्वाद मैंने है। एक मैथमेटिक्स में एक कला समझी है, वो है कि वैदिक गणित। तो सर इसके बारे में कुछ आप रोशनी डालना चाहेंगे, वैदिक गणित नॉर्मल मैथमेटिक्स से कैसे अलग है, अगर आपने कभी इसका अनुभव किया हो देखिए, या आपने खुद हाँ,
एक्सपीरियंस किया हो इस चीज का तो वैदिक गणित का जो प्रादुर्भाव किया वो हमारे आदि शंकराचार्य सॉरी ने। उस वैदिक गणित में केवल 16 सूत्र बात है, और उन 16 सूत्रों में मैथमेटिक्स की हर एक ब्रांच उसमें इन्वॉल्व है जी एलजेब्रा से लेके एलजेब्रा हुआ, अंकगणित हुआ, ट्रिग्नोमेट्री हुआ, डायनामिक्स, स्टैटिक्स, डिफरेंशियल, इंटीग्रल और जितने भी टाइप ऑफ मैथमेटिक्स ब्रांचेस ऑफ जी मैथमेटिक्स सब जी उससे आप कर सकते हो। मतलब आदि शंकराचार्य मतलब आदि जी काल में रहे, उस जी समय उन्होंने डिफरेंशियल क्या और इंटीग्रल कैलकुलस अपने वैदिक सूत्रों से बता दिया। जी वैदिक मैथमेटिक्स खासतौर से शॉर्टकट मेथड के लिए यूज जी हाँ मैं उसी पे आ रहा था जी आप यदि शॉर्टकट मैथमेटिक्स लाना चाहें तो जितने भी लोग शॉर्टकट ट्रिक्स बताते हैं उसमें सब में वैदिक मैथ्स यूज करते जी हैं। उसमें बस इतना सा ध्यान रखना पड़ता है, यदि न्यूमरोलॉजी में यदि अपन वैदिक मैथ्स यूज कर रहे हैं तो किस टाइप की संख्या के साथ में कौन सा सूत्र यानी जी कौन सा शॉर्टकट लगाओगे वो जी हमारे इंटीग्रल में भी होता है, डिफरेंशियल में भी होता है जी शॉर्टकट, जी वो लेकिन बस उसमें वो याद है, उसमें मतलब पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है कंसेप्ट और आपको याद रखना याद पड़ेगा, आप ट्रिक पे नहीं चल सकते ट्रिक या तुक्का नहीं लगा सकते। ये जो जस्ट आप लाइक देखते हैं ना ये भी एक एबेकस जी एबेकस देखते हैं ये जी जो जैसे अपन पीरियोडिक टेबल में देखते हैं कि वो एक बना हुआ है ना, बीबी राय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी ब्यूटीफुल वाइफ, एक लाइन एक हाँ, वो तरह से बनी केमिस्ट्री हुई में है मैंने भी पढ़ा केमिस्ट्री था, का जी। देखा था मैंने तो वो इसका क्या है मतलब वो उससे पीरियोडिक टेबल से जब रिलेटेड। तो सर जैसे वैदिक गणित में आपने अभी बताया कि कुछ एक्सपर्ट चीजें चाहिए होती हैं, तो इसमें ट्रिक अपने को याद रखनी पड़ती है, तो कोई ऐसी बेसिक चीजें या जो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस होते हैं, क्योंकि मैंने इसलिए बोला क्योंकि जब मैं इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था तो मेरा भी एक शिक्षक के साथ में साक्षात्कार हुआ और उन्होंने मुझे कई ऐसी ट्रिक्स बताई थी जो मुझे हेल्पफुल हुई, बट हाँ उसमें प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है। तो इसके लिए आप कुछ बताना चाहेंगे, बच्चों को कुछ इनपुट देना चाहेंगे कि ये नॉर्मल मैथमेटिकल प्रैक्टिस से साथ साथ आप अगर इसकी भी तैयारी करें हाँ या कोई बुक हो जैसे, या कैसे वो बच्चे पढ़ सकते हैं इस चीज को? वैदिक मैथ्स का यूज यदि बच्चा करना चाहे, जैसे स्क्वायर रूट निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, मतलब वेरियस टाइप ऑफ क्यूब रूट्स आप वैदिक मैथ्स से निकाल सकते हो। इसी के साथ में डिफरेंशियल में भी वैदिक यूज होती है, इंटीग्रल में भी होती है। तो अब तो मार्केट में कई बुक्स हैं, नेट से आप सर्च करें, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो वैदिक मैथ्स बहुत अच्छे से आपको समझा सकती हैं। वो जो आदि शंकराचार्य ने 16 सूत्र दिए थे उसमें असल में जो है वो बहुत क्लिष्ट हिंदी है, क्लिष्ट संस्कृत है, उसको डायरेक्टली तो समझना बड़ा मतलब एक स्टूडेंट के हिसाब से बड़ा कठिन है, लेकिन जो सामान्य भाषा में बुक्स हैं उनको देखें तो बच्चा आराम से वैदिक मैथ्स अडॉप्ट कर सकता है, और वैदिक तो अलग ही चीज़ है। तो सर ये एक जेनरिक डेली यूज में कैसे हेल्प होगी सर इसमें, वो मतलब जो अपन हाँ, कॉम्प्लेक्स जो अपन वर्क कर रहे हैं या जैसे जो भी मैथमेटिकल एग्जाम्स में अपन यूज करते हैं, तो जैसे कि मेन इसका मोटिव यही है कि शॉर्ट में, क्योंकि आप फॉर एग्जांपल अपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सारा खेल ही टाइमिंग का है। तो वहां पे एक तो होता है कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट, जैसे मान लो 10 डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन है 10 इंटू 10, तो 20 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, और एक ये वाली जो शॉर्ट ट्रिक है जो कि माइंड गेम है बेसिकली प्रॉपर। तो अगर ये बच्चे को आती है तो वो जो जहां उसको 5 मिनट लग रहे थे हो सकता है वो 2 मिनट में खत्म कर दे, तो उस पर कोई आप प्रकाश डालना चाहेंगे? देखो सुलभ, मैथमेटिक्स इज टोटली डिपेंड ऑन द प्रैक्टिस। ओके जितनी प्रैक्टिस बच्चा ज़्यादा करेगा कोई भी चीज़ हो वो उसको बहुत जल्दी समझ लेगा। वही चीज़ वैदिक मैथ्स के साथ है। जैसे मैंने बताया ना, एक टाइप ऑफ नंबर्स है, जी। उनका यदि मान लो आपको स्क्वायर रूट निकालना है, यदि इवन नंबर है तो उसका एक अलग नियम हो ओके। जाएगा, ऑड नंबर है तो एक अलग हो जाएगा, ठीक है ना, 5 5 5 5 है तो अलग हो जाएगा, समझ लो ना। तो जी ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी प्रैक्टिस। तो बेसिकली इसका पूरा सबके फॉर्मूले बने हुए हाँ हैं। फार्मूले अगर हम इसको शॉर्ट टर्म में बात करें या एक टेक्निकल टर्म दें तो इसके फॉर्मूलाज हैं कैलकुलेशन के, तो जो जैसी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन उसके हिसाब से जो शॉर्ट कंपटीशन में जो जनरली मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही बेसिक आते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए आप 10 मल्टीप्लिकेशन दे दिए डिवाइडेड बाय सम मल्टी, तो जी। यदि बच्चा उसको फैक्टराइज कर दे और जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हैं उनमें कन्वर्ट कर दे, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर जी माइनस बी स्क्वायर, जी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जी तो बच्चा आसानी से कर लेता है। और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस ग्रेट। तो मेनली आपका मतलब मैथमेटिक्स से रहा सर, तो सच में मैथमेटिक्स से तो बच्चे बहुत डरते हैं सर, तो इस डर को मिटाने के लिए क्या सलाह देंगे सर आप बच्चों की? मैं मैथमेटिक्स जैसी क्लास में जाता हूँ ना तो मैं एम फॉर मैथमेटिक्स ना कह के एम फॉर मनोरंजन कहता हूँ। अच्छा वेरी नाइस। और 40 मिनट में कब निकल जाते हैं तो शायद बच्चों को भी पता नहीं चलता, मुझे तो पता चलती है। ग्रेट। तो जितने आप लाइट माहौल में पढ़ाएंगे मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का डर निकाल देंगे जी। बच्चे का, तो मैथमेटिक्स ईजी हो जाती है। अच्छा बस ये है कि आपको पहले तो बच्चों को मोटिवेट करना पड़ेगा,
वो जी। आपको अपने आप से जोड़ना पड़ेगा। जी, ऐसा नहीं है कि जाते से हमने एक चुटकुला सुनाया और बच्चे खुश हो गए। बिल्कुल। तो एक रिदम बनता है, तो रिदम के साथ-साथ ओके। में बस बच्चा ये है कि मैथमेटिक्स टीचर से बच्चा श्रद्धापूर्वक डरे, भयपूर्वक ना डरे। जी, ये डर 2 प्रकार के हैं, जी, एक तो श्रद्धापूर्वक और भयपूर्वक। जी। यदि बच्चा टीचर से भयपूर्वक डरता है तो वो कभी मैथ्स नहीं सीख पाएगा। अच्छा, और श्रद्धा और विश्वास तभी आएगा जब टीचर अपने आप को थोड़ा-सा प्रूफ करे वहाँ पर, ग्रेट। तो बच्चा अच्छा कर लेता है। तो एक शिक्षक की क्वालिटी क्या होनी चाहिए सर, अगर आप कोई बंदा शिक्षक बनना, क्योंकि आजकल तो आपने जैसे कहा कि प्रोफेशनली भी लोग क्या है कि भाई हर तीसरी गली में आपको टीचर मिल जाएगा। तो एक टीचर तो होगा जो जैसा आप बोल रहे थे ना अभी कि भाई एक तो वो प्रोफेशनली बंदा रिस्पेक्ट देगा और एक हाँ भाई ये मास्टर साहब है ठीक है चलने दो। लेकिन एक जो दिल से रिस्पेक्ट आएगा वो कैसे एक टीचर गेन करे और किन क्वालिटीज को ध्यान रखे। देखिए ये तो अपने सेल्फ से ही आएगी, बट एक अपन बताना चाहें आजकल की पीढ़ी को कि बच्चे खाली उसको पैसे की तरह ना देखें, शिक्षक के एक रोजगार की तरह ना देखें, इसको एक प्रोफेशन की तरह देखें जिसमें कि रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज होती है। इसके लिए तो सबसे पहले टीचर को बहुत डिवोटी होना चाहिए अपने कार्य के प्रति। दूसरा एक बहुत अच्छा कलाकार होना चाहिए। बच्चों के सामने जाए तो लगे कि आदर्श शिक्षक है। देखिए टीचर भी आखिर मानव है, तो हाँ जी, उसमें भी गुण हैं, बिल्कुल। दुर्गुण हैं, सब कुछ चीज़ें हैं। यदि टीचर में कोई दुर्व्यसन है तो वो चीज़ बच्चों को नहीं मालूम होनी चाहिए कि हमारे टीचर पान की दुकान पे भी खड़े होते हैं, हमारे बच्चे सिगरेट पीते हैं टीचर। इन चीज़ों मतलब टीचर को एक अलग ही अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है। तो मैंने कहा ना एक कलाकार होना चाहिए। जैसे एक मदर फादर को भी बच्चों के सामने एक कलाकार होना चाहिए कि जी। मदर फादर का ही रोल कर रहे हैं वो। जी, इसी तरह से टीचर को टीचर का रोल करना है वहाँ पर जाके। तो जैसे मार्केट में फालतू नहीं खड़े, इधर जो चीज़ अपन बच्चों से कहते हैं आप ये नहीं करो, उसके पहले हमें छोड़ना है। जैसे आपने गांधी जी के जी हाँ, मैं कहानी उसी सुनी पे ना आ रहा था कि कि हाँ जी, एक लेडी आई तो जी, बोले महात्मा जी ये गुड़ बहुत खाता है। हाँ, तो उनने कहा 8 दिन बाद आना। हम्म, 8 दिन बाद वो लेके पहुंची तो उनने कहा कि बेटा गुड़ मत खाया करो तुम। हम्म, तो वो माँ बोलती है कि बाबू आप ये चीज़ तो 8 दिन पहले ही कह सकते जी, कि इतने सिंपल तो कहा आपने। जी, बोले नहीं, उनने कहा कि नहीं 8 दिन पहले तक मैं भी गुड़ खाता था, हाँ, ज़्यादा खाता था। तो अपने आप को बदले, टीचर अपने आप को आदर्श रूप में प्रस्तुत करे तो जी, बच्चा आपकी इज्जत भी करेगा, उनके माता पिता भी करेंगे। अच्छा एक बात यहाँ पर एक और कह दूँ मैं, जी सर, पहले के अभिभावकों में और आज के अभिभावकों में बहुत अंतर है। यदि अभिभावक बच्चे का प्रोग्रेस चाहता है तो उसको टीचर के साथ में सामंजस्य बना के रखना पड़ेगा। जी, यदि किसी का पिता अपने बच्चे से टीचर के बारे में कुछ उल्टा कह रहा है तो टीचर का कभी भी सम्मान नहीं करेगा वो वाला। जी, तो यदि मान लीजिए बच्चे को टीचर के प्रति आदर भाव लाना है तो अभिभावक को भी एक बताना चाहिए कि टीचर की अहमियत क्या होती है। जी, तो ये होती है। ओके। सर आपका अनुभव और आपका वो इतने सालों का 40 साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा सर? किस तरह के छात्र आपको मिले? क्योंकि जो एक स्टूडेंट लाइफ है वो भी एक बहुत अलग तरीके की होती है। तो आपका ओवरऑल अनुभव कैसा रहा सर? अगर आप कुछ शेयर करना चाहें कोई किस्सा ऐसा कि बच्चे आपके इस तरह के मिले, फिर थोड़े दिन बाद जब आपसे दोबारा मिले तो आपने उनमें चेंज देखा, तो वो भी एक एग्जाम्पल सेट हो सकता है। और कोई एडवाइस अगर आप बच्चों को देना चाहें? देखिए मेरे में जो टीचर के गुण आए, मेरे जो टीचर थे उनसे ही सीखा। मैं एक बार की घटना बताता हूँ। एक कस्बा है रायसेन जिले में, वहाँ पर मेरी 8वीं तक की शिक्षा हुई है। जब मैं 6th क्लास में था और मैं स्कूल से लौट रहा था तो एक दोस्त, तो हाँ क्या है कि बड़ा कस्बा था तो आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के भी बच्चे वहीं आते थे। तो मेरा दोस्त था, मैं था। तो स्कूल से आते समय एक वो हमारा दोस्त बोलते चलो पान खाते हैं। अच्छा। तो मैं और वो पान की दुकान पे पान बनवा, वहाँ पीछे से हमारे शिक्षक आ रहे थे। वो शिक्षक मेरे से कुछ नहीं बोले। जी, फिर जब शाम को मेरे बड़े भैया मिले तो उन्होंने बताया संजय वहाँ पान की दुकान पे खड़ा था। जी, फिर भाई साहब आए, मेरे को डांटा, जी, शिक्षक के घर ले गए, हुँ, कान पकड़ के माफ़ी करवाई। जी। और भाई साहब आप विश्वास नहीं करेंगे, उस दिन से मैंने पान नहीं खाया। अच्छा। केवल मैंने अपनी शादी में एक पान खाया। सही है। तो ये गुण मेरे अभिभावक थे भाई साहब, तो जी। उनके कारण मेरे में आया, टीचर के प्रति प्रेम आया। जी, और वही चीज़ मेरे को अभी तक 40 साल के अनुभव में मेरे को मिली है। हर बच्चा वही सम्मान दे रहा है जो मैंने सम्मान दिया। जी, तो ये ज़रूरी है कि बच्चे के बाल मन में यदि आप ये बात डाल देंगे कि शिक्षक महान होता है, शिक्षक ही आपको आपकी जो कच्ची मट्टी थी उसको गढ़ के एक मूर्त रूप देगा, एक अच्छी मूर्ति बनाएगा, तो बच्चा सम्मान करता है। और मैं
वर्तमान परिवेश में हर बच्चे से और उनके अभिभावक से कहूँगा कि यदि आप अपने बच्चे का भविष्य बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं तो टीचर पे विश्वास करिए। टीचर कभी गलत नहीं होता है। बच्चे के बारे में केवल टीचर और उनके माता पिता ही बहुत अच्छा सोच सकते हैं, इसके अतिरिक्त तीसरा चौथा व्यक्ति कोई नहीं। जी। और आजकल सर अभिभावकों को थोड़ा सा एक संकोच ये भी होता है कि वो टीचर कैसे चूज करें, क्योंकि एक जैसा मैंने बताया और अभी अपन डिस्कस भी कर रहे थे कि टीचर भी आजकल वैरायटी के टीचर होने लग गए हैं, है ना, क्योंकि कई लोग तो केवल प्रोफेशनली देखते हैं, कई लोग सच में वो ढालने वाली के साथ साथ पैसे, तो दोनों चीजें मिक्स होती हैं, और कई लोग बिल्कुल ही अलग तरीके होते हैं। तो अगर किसी अभिभावक को शिक्षक को चुनना हो, क्योंकि आजकल एक एक सब्जेक्ट के 10 टीचर मिल जाएंगे आपको, स्कूल तो छोड़ दीजिए, कॉलेज तो छोड़ दीजिए, उसके बाहर, क्योंकि आजकल वो ट्रेंड हो गया ना कि ट्यूशन इज मस्ट, पहले नहीं था। और इस पे भी मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे मैंने कुछ समय पहले एक बच्ची का इंटरव्यू लिया था, वो सेल्फ स्टडी से ही उसने 95% अचीव किए हैं 10th में बोर्ड सीबीएसई में। तो उस पे भी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो ट्यूशन कल्चर चल गया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है, और बच्चों को कब उस चीज को अडॉप्ट करना चाहिए, और या क्या कितना आप सही मानते हैं इसको? देखिए, ट्यूशन कल्चर तो इसलिए चला कि हर माँ बाप ये सोचता है कि मेरा बच्चा बहुत आगे जाए, बहुत सक्सेस जाए, और उसको ऐसा लगता है कि स्कूल में इतना कवर नहीं कर पाएगा, और सच भी है। 40 मिनट के पीरियड में और 1.5 घंटे की क्लास में बहुत अंतर होता है। सबसे पहले तो अभिभावक को विज्ञापन से भ्रमित नहीं होना चाहिए। पूरे पेपर का एक साइज बड़ा है, मतलब 8-8, 10-10 लाख का वो विज्ञापन दे रहा है, और एक बच्चे का फोटो देखो तो 10 संस्थानों में उसी बच्चे का फोटो है। तो ये सब चीजें गार्जियन को देखना चाहिए। दूसरा, उन बच्चों से मिले जो सक्सेस जी, और उन बच्चों से भी मिले जो अनसक्सेस, और पहले उनसे मिले जो असफल हैं, तो वो अपना कारण बताएगा कि मैं इसलिए असफल था। जी, तो टीचर का चयन की बात आती है, तो टीचर का चयन तो तभी हो सकता है जब आप उसका अनुभव लें, प्रैक्टिकली समझे। 1 दिन 2 दिन 10 दिन उसके पास बिठा लें। कई टीचर के नाम हो जाते हैं, नाम से जाते हैं। एक मेरा एक एक्सपीरियंस है, लास्ट ईयर का ही है जी। नाम तो नहीं बताऊंगा। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उनकी बच्ची सीबीएसई में फेल हो गई 12th में, ठीक है। पीसीएम, वो मेरे पास आए, तो मात्र 1.5 महीना बचा था परीक्षा का, और जब मैंने उसको पढ़ाना प्रारंभ किया तो आप बिल्कुल ये ABCD नहीं आता था उसको। 12th क्लास की मैथमेटिक्स, सीबीएसई बोर्ड, 2 महीने थे शायद, 2 महीने मैंने उसको पढ़ाया, 1.5 घंटे की क्लास ली, और उसके 65 मार्क्स आउट ऑफ 80। तो वो गार्जियन का जो मेरे प्रति विश्वास था जी, वो काम आया जी। और उस बच्ची को मैंने मोटिवेट करता रहा, जबकि उनकी मम्मी कहती थी सर ये कैसे पास होगी, कैसे पास ये नहीं हो पाएगी। और मैंने एक दिन बहुत बुरी तरह डांटा, बहुत अच्छे पद में है वो उनकी मम्मी। मैंने कहा अब आप, जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप नहीं आएंगी। हाँ, सही बात। आप, हम इतना सब अच्छा बता के जाते हैं, आप डिमोट कर देते हो उसका। करेक्ट। वो बच्ची बहुत अच्छा सक्सेस लाई, वो मैं अभी तक समझता हूँ मेरा बहुत अच्छा अचीवमेंट है मेरे लिए। ग्रेट। 1.5 महीने 2 महीने में उस बच्ची को इस लायक बनाया, और पीसीएम तीनों में थी। जी जी। तो इस तरह से रहता है। मैं इसके लिए जरूरी है कि टीचर डिवोटी हो, ये आपको देखना है कि टीचर हमारे बच्चे पर कितना ध्यान दे पा रहा है। करेक्ट। हाँ, और ये आपको बीच बीच में जज करना। करेक्ट। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा सर, क्योंकि कई लोग जो खाली सक्सेस का विज्ञापन दिखाते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके मन में झोल है, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हर इंस्टीट्यूट 100% रिजल्ट दे दे। लेकिन कई इंस्टीट्यूट होंगे जो सच्चे में सच्चाई भी दिखाते होंगे कि हाँ भाई हमारे कुछ बच्चे फेल भी हुए और कुछ बच्चे पास भी हुए, और कईयों के जेन्युइन बच्चे होते हैं। क्योंकि अगर आप कई बार इनके, जैसे मैं भी इंटरव्यू लेता हूँ, तो कई बच्चों से अगर मैं इंटरव्यू लूँ, पता चला कि नहीं उसमें तो पढ़ा ही नहीं, मेरा पता नहीं फोटो कहाँ से आ गई, है ना। अपन देखते भी हैं कई बार ऐसा संस्थान में एक 400 बच्चे हैं जी, 400 में से मान लीजिए 40 के ही सक्सेस हुए जी, तो बाकी 90% का क्या हुआ? करेक्ट। उनने भी बराबर फीस दी, उनने भी उतना टाइम आपके साथ स्पेंड किया। करेक्ट। कुछ तो तैयारी बच्चे करते ही होंगे। करेक्ट। तो खैर उसमें मैं संस्थान की एकदम गलती नहीं मानता हूँ। कुछ परसेंटेज, देखिए किसी भी सक्सेस में 70 to 80% मेहनत बच्चे की रहती है जी। 20% हम अपने ऊपर लेते हैं क्रेडिट। हमारा काम केवल ये है कि बच्चे को मोटिवेट करें और उसको सही डायरेक्शन देते रहें, सब्जेक्ट नॉलेज देते रहें। उसको जब तक बच्चा नहीं करेगा तब तक कोई टीचर सक्सेस नहीं दिला सकता। सर एंड मैम ये जानना चाहेंगे कि जैसे जो टीचिंग लाइन है और जो इसमें गवर्नमेंट के भी एग्जाम होते हैं या प्राइवेट में भी आजकल जो जैसे आपके जैसे स्कूल्स या कॉन्वेंट के हैं या कॉलेजेस हैं, वो अपने खुद के भी एग्जाम लेने लग गए हैं, तो उस लाइन में टीचर्स को आने के लिए, जैसे आफ्टर द पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन, या बीएड हो या एमएड हो या एमफिल हो या पीएचडी हो, उसमें किन किन बातों का ध्यान रखें और किन सब्जेक्ट एक्सपर्ट में वो पढ़ के आए एटलीस्ट, ताकि उनको इंटरव्यू में हेल्प हो या फिर रिटर्न या एग्जाम्स में हेल्प हो सके। कोई भी स्कूल यदि पर्सनली अपना इंटरव्यू लेता है तो सबसे पहले तो थोड़ा सा जीके देखेगा। जीके इसलिए देखता है कि
ये थोड़ा बहुत बाहर की दुनिया के टीचर समझे जो बच्चों को समझा सके। इसके बाद में जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। मान लीजिए 11th-12th के लिए आप टीचिंग के लिए जा रहे हैं, पीजीटी के लिए जा रहे हैं, लेक्चरर के लिए जा रहे हैं, तो 11th-12th को आप बहुत अच्छे से परफेक्ट करके जाए। मैथमेटिक्स जा रहे हैं तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को हर एक सब्जेक्ट हर एक टॉपिक पे पढ़ के जाएं और उसी से संबंधित फिर आपसे इंटरव्यू पूछे जाए। इसकी ऐसी तैयारी करें। और यदि बहुत ही अच्छी संस्थान में आप जाना चाह रहे हैं तो एक पहले छोटे जो कम लेवल के स्कूल रहते हैं उन बच्चों को पढ़ा के देखें तो आपका कॉन्फिडेंस होगा। इंटरव्यू में मेनली आपका एक तो सब्जेक्ट नॉलेज देखा जाता है, दूसरा आपकी वॉइस, आपकी एक्टिविटी, आपकी बॉडी लैंग्वेज और साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस। ओके। जितना कॉन्फिडेंस होगा, कॉन्फिडेंस वहीं बढ़ेगा जब आपका सब्जेक्ट नॉलेज। इन चीज़ों की तैयारी। नाइस। तो सर मैंने भी एक इनिशियल करियर में, क्योंकि मेरे भी मल्टीपल स्किल्स रहे, इसलिए मैं लोगों से बात भी करता हूँ और बताता भी रहता हूँ। तो मैंने भी शुरुआती करियर में अपने, जब मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई थी तो मैंने लेक्चररशिप के लिए मैंने जॉब की थी एक स्कूल में एज अ कॉन्वेंट में। तो मैं कंप्यूटर पढ़ाता था क्योंकि मेरी बीटेक कंप्यूटर साइंस से थी। तो मैंने उनको एक कंप्यूटर की क्लास भी लेके दी थी पहले बच्चों को। तो क्या अभी भी वो चीज़ चालू है या अभी इंटरव्यू के बेस पे सिलेक्शन होने लग गए हैं? एक डमी क्लास अभी भी ली जाती है देखिए, जिसमें बच्चों से इनपुट लिया जाता है? हाँ, आजकल कंप्यूटर का नॉलेज तो बच्चों को कंप्यूटर का एक एग्जाम्पल दे दिया मैंने आपको, आप सब्जेक्टिव किसी भी तरह से बता सकते हैं। ये जो होता है पहले रिटर्न, प्राइवेट स्कूल में बता रहा हूँ, पहले एक रिटर्न एग्जाम होता है, फिर इंटरव्यू होता है, लेकिन डेमो क्लास जरूरी है। डेमो क्लास आजकल हर स्कूल लेता है, 1 पीरियड 2 पीरियड आपको पढ़वाएगा। अब डिपेंड करता है, कई लोग तो डायरेक्ट कहते हैं आप डेमो क्लास दीजिए और कई 1 दिन का टाइम दे देंगे, हम आपको ये क्लास देंगे, कोई टॉपिक तैयार करके आए। अच्छा, सेल्फ टॉपिक तैयार करना होगा। तो टॉपिक आप कोई सा भी ले लें, जो भी देखेगा आपको डेमो क्लास में वो आपका कॉन्फिडेंस देखेगा, आपकी वॉइस देखेगा और बच्चों को आप कंट्रोल कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। ओके। आपके निकलने के बाद में फिर बच्चों से भी फीडबैक लिया जाता है। तो बच्चे जैसा बताते हैं ओके, तो बच्चों की क्रॉस क्वेश्चनिंग का भी पार्ट रहता है उस टाइम या डिपेंड करता है? डेमो में देखिए जो टीचिंग का जो मेथड है वो पूरा देखा जाता है। आपका बोर्ड वर्क कैसा है, आप इंटरेक्ट कर रहे नहीं कर रहे हैं बच्चों से, आप जो पढ़ा रहे हैं उनसे क्रॉस क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बच्चा आपसे पूछ पा रहा है नहीं पूछ पा रहा है, ये सब चीजें देखी जाती है। डेमो क्लास होती है इसलिए। ग्रेट सर, तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे जान करके टीचिंग लाइन के बारे में और आपके अनुभव के बारे में। लास्ट में बिफोर वी एंड अप, कोई अगर आप इनपुट देना चाहें बच्चों को, कोई निगेटिव से पॉजिटिविटी में जाने के लिए, कोई अगर आप इनपुट देना चाहें जिससे कि बच्चे अपने आप को और तैयार कर पाएं, तो प्लीज सर। बच्चों से मैं एक बात कहूँगा कि बच्चों, आज का जो दौर है ना वो साइंस का युग है और साइंस में भी मोबाइल का युग है। आप मोबाइल से थोड़ा दूर रहें। मोबाइल में भी यदि आप मोबाइल यूज़ करते हैं, गूगल यूज़ करते हैं, तो आप उसमें ऐसी चीज़ें देखें जो आपके भविष्य को अच्छा बनाने के लिए आपको सहयोग करें। अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स पे जाएं, जानकारियाँ लें। मैथ्स में यदि कोई कठिन आपको लग रहा है तो मैथ्स से संबंधित लें। तो जिस भी सब्जेक्ट में आपको थोड़ी सी परेशानी हो रही है उस परेशानी की हेल्प लें। लेकिन सोशल मीडिया की तरफ से तो बिल्कुल दूर रहें। जब तक आप स्कूल एजुकेशन में हैं तो बिल्कुल सोशल मीडिया को बिल्कुल टच ना करें। अपने माता पिता की इज्जत करें, उनका सम्मान करें और कोई भी कार्य करने से पहले ये ज़रूर सोच लें कि हमारे इस कार्य से माता पिता को नीचा ना देखना पड़े। आप माता पिता को सम्मान दें, आप अपने स्कूल को सम्मान दें, आप अपने टीचर को सम्मान दें और उद्देश्य के प्रति बिल्कुल सजग रहें, कर्तव्यनिष्ठ रहें और दृढ़ संकल्प के साथ में आप अपनी मेहनत करें। मेरी शुभकामनाएं आप सभी विद्यार्थियों को हैं और सभी उन अभिभावकों को हैं जो इन विद्यार्थियों के पालक हैं और उनको सही दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। एक लास्ट में ये कि जैसे सेल्फ स्टडी को आप कितना मायना रखते हैं सर, कितना मानते हैं कि मिनिमम सेल्फ स्टडी कितनी करनी चाहिए आफ्टर ऑल दिस तामझाम की, लाइक कोचिंग भी पढ़ ली, स्कूल भी हुआ है, कॉलेज भी हुआ है, सब कुछ कर लिया, लेकिन सेल्फ स्टडी? देखो, मेरा मानना ये है कि सफलता में बहुत ज़्यादा जो भाग रहता है वो सेल्फ स्टडी का रहता है। भाई मैं बच्चे को पढ़ा दूंगा, स्कूल पढ़ा देगा, कोई भी पढ़ा देगा, लेकिन जब तक बच्चा उसको अपने अंदर लाने के लिए खुद नहीं पढ़ेगा, मतलब वही सेल्फ स्टडी है। जैसे सब्जेक्टिव सब्जेक्ट हैं तो उनमें अपने नोट्स बनाए, अपने रजिस्टर तैयार करें और ऐसे तैयार करें कि परीक्षा के 1 दिन 2 दिन पहले हम उसको केवल रिवाइज कर लें। तो सेल्फ स्टडी तो 100% अपना सक्सेस में सहयोग करती है। मैं आपके दिमाग में देखिए कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि मैं आपको मिक्सी में उसका शेक बनाऊँ और आपको पिला दूँ आपको आ जाएगा, ऐसा नहीं। मैं केवल वर्बली आपको समझा सकता हूँ, लिख के बता सकता हूँ, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी है और प्रैक्टिस ही सेल्फ स्टडी है। स्कूल और कोचिंग और ट्यूशन के टाइम के अलावा आपको खुद को पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए कहा भी गया है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट।
और इसी नोट के साथ सर से बात करके काफ़ी अच्छा लगा। और हमने वो भी स्लोगन भी सुना है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागे पाँव, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। तो वो इसीलिए कहा गया है प्रभु द्वारा कि जब गुरु की शिक्षा अगर हम प्राप्त कर लें और ढंग से, जो गुरु हमें पॉजिटिव चीज़ें दिखा रहा है, क्योंकि आजकल नेगेटिव एनवायरनमेंट बहुत हो गया है, हमें नेगेटिव एनवायरनमेंट को अवॉइड करना है। हमें बार बार मेरे हर टॉक में इसीलिए नेगेटिव एनवायरनमेंट को मना करता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है मेरे आसपास कि बहुत लोग नेगेटिविटी के शिकार हो जाते हैं, फिर हम उससे डिप्रेशन में चले जाते हैं और एंजाइटी में चले जाते हैं। तो वो हमें अवॉइड करना है और हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ना है। इसी के साथ मैं और भी लोगों से जुड़ता रहूंगा और आपके लिए लाता रहूंगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। मेरे चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।